नमस्कार साथियों। प्रस्तुत है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे बेहतरीन कविताओं में से एक, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। जब बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आती है तो आपने उनकी एक कविता जरूर पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन। सीबीएसई ने ये कविता हमारे 9th या 10th क्लास, मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे करिकुलम में जा रहा था। द रोड नॉट टेकन, वन ऑफ द वेरी profound and very beautiful poem written by Robert Frost। जब बात हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की करते हैं तो ये एक अमेरिकी पोइट हैं और इंग्लिश लिटरेचर में इनका उतना ही योगदान है जितना आप समझ लीजिए कि भारतीय कविता में मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर का है। वेरी प्रोफाउंड पोइट। इनकी कविता कंसाइज होती है, छोटी में बहुत ज़्यादा मीनिंग रखने वाली ये कविताएं लिखते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इनकी कविताएं में आपको ज़्यादातर नेचर से कोरिलेट करके जीवन को बताया जाता है। पिछली कविता में आपको याद होगा, द रोड नॉट टेकन में कवि कहते हैं कि वो जा रहे थे रास्ते में, जंगल में दो रास्ते अलग हो गए। अब उनको ये डिसाइड करना था कि वो कौन सा रास्ता लें, तो उन्होंने वो रास्ता लिया जिस पे कम पत्ते थे और जिस पे कम लोग चले थे। और उसको उन्होंने रिलेट करके बताया था हमारे जीवन से, कि हमारे जीवन में भी ऐसी कई बार समस्याएं आती हैं कि हमें दो रास्तों में से, दो फैसलों में से एक फैसला लेना होता है, और फिर हम जब फैसला ले लेते हैं तो दोबारा उस फैसले पे जाना लगभग नामुमकिन सा रहता है। ये हमने उस कविता में हमने देखा था। इस कविता में देखते हैं कि स्टॉपिंग माई वुड्स, ये भी उसी की तरह से मिलती जुलती कविता है। और इस कविता में हम जानेंगे कि क्या कवि का क्या उद्देश्य है और कवि ने नेचर को अपने इस यात्रा वृतांत को हमारे जीवन के साथ कैसे जोड़ कर देखा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टैंजा में कवि कहते हैं, Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow। आप देख सकते हैं कवि का कितना ज़्यादा सोचने का, विचार करने का क्षमता यहाँ आपको पहले स्टेंजा में ही दिख जाएगा। यह कविता वैसे तो सारे सारे जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, मेटाफर, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, ये सब आपको इस कविता में देखने को मिल जाएगा। मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे कविता के बारे में। कवि क्या करें कि कवि यात्रा पे हैं। ठीक है, कवि यात्रा पे हैं, कवि जंगल में जा रहे हैं और कवि कह रहे हैं कि हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। यहाँ वुड्स, वुड्स का दो अर्थ होता है। अगर वो वुड केवल वुड रहे, ठीक है, WWD वुड, उसका अर्थ होता है लकड़ी। और अगर ये वुड्स रहे, WWDS, तो इसका अर्थ होता है जंगल, यानी फॉरेस्ट। तो कभी पहले लाइन में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ये जंगल किसके हैं, शायद मुझे पता है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, शायद उसका घर गांव में है। अब ये जंगल किसके हैं, मुझे पता है शायद। ये जंगल किसके हैं, शायद उसका घर कहाँ है, गांव में। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। लेकिन ये जंगल जिसके भी हो, इस जंगल का मालिक कोई भी हो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, कि मैं यहाँ खड़ा होकर उसके जंगल को बर्फ से ढकते हुए देख रहा हूँ। यानी कवि ये कह रहे हैं कि ये जंगल जिसके भी हों, वो मुझे ये नहीं देखेगा कि मैं यहाँ बस खड़ा होके चुपचाप
उसके जंगल को बर्फ से ढकते हुए देख रहा हूँ। ही विल नॉट सी मी स्टैंडिंग हियर, वो भी यहाँ मुझे रुकते हुए नहीं देखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा में। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, दूसरे स्टेंजा में है कि कभी अकेले नहीं है। आखिर जंगल में बर्फ से भरे दिन में कोई अकेले कैसे चल सकता है? कभी अपने घोड़े पे सवार है। ठीक है, और दूसरे स्टेंजा में वो कहते हैं कि उनका घोड़ा, अपने घोड़े के बारे में बताते हुए कहते हैं कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा घोड़ा अवश्य यह सोच रहा होगा कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। जब आप बड़े बड़े यात्रा करते हैं तो बीच बीच रास्ते में फार्म हाउस होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप रात भर रुक के फिर सुबह अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। रास्तों पर फार्म हाउस होता है। ठीक है, वहाँ रुकने के लिए वो अच्छी जगह होती है यात्राओं में। तो उनका घोड़ा यह सोच रहा होगा कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, जब यहाँ दूर दूर तक कोई भी फार्म हाउस नहीं है तो भी हम यहाँ रुक जाएं। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, इस घने जंगल और फ्रोजन लेक, वो तालाब जो कि जमा हुआ है बर्फ से। इस घने जंगल और इस बर्फीले तालाब के बीच में रुकने के लिए यह सोच रहा होगा घोड़ा मेरा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, अब यह यहाँ याद रखिए कि डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर से कभी क्या कहना चाह रहे हैं, कभी यहाँ पे उस सिचुएशन को भयावह बताना चाह रहे हैं, डेंजरस बताना चाह रहे हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, विंटर सोलिस्टिस जो हो रहा है, दैट इज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे कभी इम्फेसिस कर रहे हैं कि इट वॉज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, इट वॉज अ वेरी कोल्ड वेदर, चारों तरफ बर्फ था, जंगल था, फ्रोजन लेक था, डेडली प्लेस था, इट वॉज सच अ डेडली प्लेस। और ऐसे में भी उनका घोड़ा ये सोच रहा था कि यहीं पे रुक जाएं, जबकि यहाँ दूर दूर तक कोई फार्म हाउस नहीं है। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं। अपने घोड़े के बारे में वो फर्दर बताते हैं। He gives his harness bells a shake. He gives his harness bells a shake. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिट्रेशन का कितनी खूबसूरती से यूज हुआ हो। He, his harness, H देख रहे हैं। और लिटरेरी डिवाइस जो है वो भी अच्छी तरह से यूज हुआ है। ठीक है, राइम स्कीम आप देखिए, शेक, मिस्टेक, स्वीप, फ्लेक, A, राइट। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. अब यहाँ जो उनका घोड़ा है वो अपनी घंटी को हिलाता है, जो उसके गले में घंटी है उसको हिलाकर ऐसा हिलाता है जैसे मानो यह पूछ रहा हो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। ये जो जर्नी हमने स्टार्ट करी है, ये करके कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब गलती से क्या तात्पर्य हो सकता है कि घोड़े को लग रहा है कि शायद उसकी जान नहीं बचेगी, इसलिए घोड़ा घबराया हुआ है, डरा हुआ है। एंड ही इज आस्किंग इफ देयर इज सम मिस्टेक। लेकिन इसके जवाब में क्या आता है? घोड़े ने जैसा प्रश्न पूछने की कोशिश की, इसके जवाब में क्या आता है? The only other sounds the sweep, the only other sounds the sweep of easy wind and downy flake, easy wind and downy flake। उसके जवाब में कहीं कुछ नहीं आता है, हवा की सनसनाहट की आवाज़ बस सुनाई देती है, इसके अलावा कुछ भी कहीं कुछ सुनाई नहीं देता। तो ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, सिर्फ हवा की सनसनाहट की आवाज़ आती है और उसके अलावा इसके जवाब में कोई कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अब इस कविता का जो चौथा और आखिरी स्टैंजा है ये देख लेते हैं। अब इसमें कवि आगे कहते हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। अगेन लिटरेशन का बहुत खूबसूरती से यूज हुआ, डार्क एंड डीप। कैन यू सी दैट? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जंगल बहुत ही प्यारा है, डार्क है, घना है, एंड डीप है। ठीक है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे कुछ प्रोमिसेस है, मैंने कुछ वादे किए हैं और मुझे उस वादों को निभाना भी है।
एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले माइल्स माइल्स कवर करना है, बहुत दूर जाना है। सोने से पहले मुझे बहुत दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यहाँ पे रिपीटेशन है, इम्फेसिस कर रहे हैं कभी अपनी बात को। जब हमें बात को दोहराना होता है, दोहराते हैं, तो इसका मतलब हमें उस बात को इम्फेसिस कर रहे हैं, उस पर जोड़ दे रहे हैं। हमें वो काम हर हाल में करना ही है। इसलिए कभी कह रहे हैं कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इट मीन्स कि उन्हें सोने से पहले बहुत दूर जाकर जाना ही है, और वो ऐसा करके रहेंगे। ठीक है, ये उनके डिटर्मिनेशन को भी दिखाता है। तो ये तो ओवरऑल कविता स्टॉपिंग माई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। बहुत ही खूबसूरती से कवि ने इस कविता की रचना की है। सारे लिटरेरी डिवाइसेस, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, इमेजिनेशन, ओके, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, लगभग सबका यूज हुआ है बहुत ही खूबसूरती तरीके से। अब हम बात करते हैं कि कवि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। कवि ने, जैसे हमने द रोड नॉट टेकन में हमने बात करी थी, उसको कविता को हमने अपने जीवन के साथ रिलेट किया था। इस कविता को हम अपने जीवन के साथ कैसे रिलेट करें? देखिए, वैसे तो हर एक पढ़ने वाले की, लिटरेचर की खूबसूरती ये है कि हर एक पढ़ने वाले की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। इस कविता को जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, शायद आप उस तरीके से ना पढ़ें। इस कविता को शायद जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, शायद मैं उस तरीके से ना पढूं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि कविता का जो मूल जो संदेश है वो मैच करता है। ठीक है, तो इस कविता में समझने की कोशिश करते हैं कि कवि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। ये जंगल, ये यात्रा से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कविता की गहराई में उतर के। हुज वुज दीज आर आई थिंक आई नो। आखिर जंगल किसके होते हैं? मैं कॉमन सेंस की बात पूछता हूँ। ये जंगल, ये दुनिया, ये नदी, ये पहाड़ किसके हैं? यू ऑल नो दिस ऑल बिलोंग्स टू द ऑलमाइटी, राइट? दैट omnipotent गॉड, राइट? तो हुज बुज दीज आर आई थिंक आई नो, मुझे मालूम है कि ये जंगल किसके हैं, तो ये जंगल भगवान के हैं, राइट? ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, लेकिन हे ईश्वर, आप भी मुझे इस यात्रा में यहाँ रुकते हुए नहीं देखेंगे। अब ये यात्रा क्या हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स? ऐसी कौन सी यात्रा है जो मैं और आप तय कर रहे हैं? कौन सी यात्रा है? जीवन की यात्रा, बिल्कुल, जीवन की यात्रा। और ये जंगल क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है ये जंगल क्या हो सकता है? यस, दुनिया। दुनिया ये जंगल है। इनफैक्ट जंगल की जैसी है, लेकिन जंगल तो नहीं है, लेकिन जंगल की जैसी है। और ये यात्रा क्या है? यात्रा हमारा जीवन है, जिस पे हम चल रहे हैं। और इस दुनिया को बनाने वाले कौन है? ईश्वर है। सो हुज वुच दीज आर आई थिंक आई नो, मुझे मालूम है शायद कि ये दुनिया किनकी है, बट ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। कभी अपनी डिटर्मिनेशन को बता रहे हैं, अपने डिटर्मिनेशन को कभी बताते हुए कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, इस दुनिया का मालिक, इस जंगल का मालिक, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, मेरे यात्रा में वो मुझे रुकते हुए नहीं देखेगा कि मैं टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, कि मैं चुपचाप उसके जंगल को बर्फ से ढकता हुआ देखूं, कि मैं चुपचाप इस दुनिया में आ, जो भी परेशानियां हैं वो चुपचाप खड़े होकर मैं देखता रहूं, और मैं अपनी यात्रा में आगे न बढ़ूं। ठीक है, सेकंड स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि माई हिलियल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्लियर। अब यात्रा में कौन हमारे साथ हमेशा रहता है? हमारा दिमाग। ठीक है, तो दिमाग की फितरत ये है, दिमाग का, हमारे जो माइंड है, इसकी जो बनावट इस तरह से है कि दैट इज एनिमलिस्टिक, माई लिटिल हॉर्स। ठीक है, हमारा दिमाग बहुत हद तक जानवरों के जैसा ही है। इसे खाना चाहिए, इसे नींद चाहिए, और भी तमाम तरह की ज़रूरतें जो हर एक जानवर करते हैं, हमारे दिमाग की भी यही ज़रूरतें हैं, हमारी शरीर की भी यही ज़रूरतें हैं। तो हमारा दिमाग भी रास्ते में क्या करता है, जिस तरह से इस कविता में घोड़ा यहाँ पे रुकने की बात कर रहा है, हमारा दिमाग भी बहुत ही बार जीवन में रुकने की बात करता है। हमारा दिमाग ही हमें रुकने को कहता है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, ये जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं, फिर भी हमारा दिमाग कहता है कि हम रुक जाएं। हमारे जीवन में कैसी भी भयावह स्थिति क्यों ना होती है, फिर भी हमारा दिमाग कहता है कि हम रुक जाएं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि कोई बहुत ही दुखद घटना हो गई, तो इससे हमारा जीवन रुक जाना चाहिए क्या? हाँ, इससे हमारा जीवन रुक जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? अब जो हो गया उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ते रहना है।
तीसरे स्टैंजा में ये कहते हैं कवि कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, उसी घोड़े के बारे में बताते हैं। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। आखिर क्या सवाल है? हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार मौके आते हैं, सैकड़ों बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया। जिस तरह इस कविता में घोड़े को लग रहा है कि शायद उसने यात्रा शुरू करके बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया और इसकी मृत्यु होने वाली है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा लगता है, हम बहुत ही कोई करियर चॉइस ले लेते हैं या कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन ले लेते हैं और हमें लगता है कि हमने कोई अम, गलती तो नहीं कर दी। और हमें अक्सर अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी ये डिसीजन लेके। लेकिन इसके जवाब में हमें कौन जवाब देता है? द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। इसके जवाब में हमें कोई जवाब नहीं मिलता, सही या गलत। राइट, सो डिसीजन यू हैव टेकन इज, कभी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप जो डिसीजन लिए हैं ये आपके हाथ में, ये सही है गलत है, ये आपके ऊपर है। इसके जवाब में दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये पता है कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही है या गलत है। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली यू, द डिसीजन विल प्रूव राइट और रॉन्ग। इस कविता में क्या घोड़े को जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला, हवा की सनसनाहट के अलावा। हवा की सनसनाहट मतलब क्या? साइलेंस, खामोशी। उसके अलावा कोई जवाब नहीं था। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें जब भी लगता है कि हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया और हम अपने आप से पूछते हैं क्या हमने जब गलत डिसीजन ले लिया, तो इसके जवाब में कोई सामने नहीं आता। हमारे पिता, हमारे टीचर्स या हमारे दोस्त यार, किसी को नहीं मालूम। सिर्फ खामोशी इसके जवाब में आती है। ठीक है, लास्ट और सबसे खूबसूरत स्टैंजा कवि का, जो इस कविता का है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। देखो इस दुनिया को, देखो इस जंगल को, कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, कितना डार्क एंड डीप भी है, कितना मीनिंगफुल भी है। डार्क यानी आप कह लीजिए निगेटिव सेंस में ले सकते हैं, और लवली बहुत ही ब्यूटीफुल है। लुक एट दिस सीन, ये जो आज की तारीख है, देखो अपने जीवन को, कितना खूबसूरत है, कितना मीनिंगफुल भी है, निगेटिव भी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप माय डियर फ्रेंड्स। कवि को कुछ, कवि ने कुछ वादे किए हैं, उन वादों को उन्हें निभाना है। मैंने कुछ वादे किए हैं अपने जीवन में, मुझे उन्हें निभाना है। आपने कुछ वादे किए हैं उन जीवन में, याद कीजिए अपने कमिटमेंट को। आपको अपने कमिटमेंट को याद कीजिए, अपने प्रोमिसेस को याद कीजिए, एंड यू हैव टू कीप देम। एंड इफ यू हैव टू कीप देम, यू हैव टू कीप मूविंग विद डिटर्मिनेशन दैट आई हैव टू कवर माइल्स बिफोर आई स्लीप। स्लीप मीन्स व्हाट? डेथ। कवरिंग माइल्स मीन्स व्हाट? आगे बढ़ना है, उन वादों को पूरा करना है। राइट, स्लीप, यहाँ पे स्लीप का मतलब आप डेथ से समझ लीजिए। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मरने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है, उन वादों को पूरा करना है। मरने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है, बहुत कुछ करना है, उन सभी वादों को पूरा करना है। चाहे ये दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, चाहे यहाँ पे सिचुएशन कितना भी भयावह हो, डेंजरस हो, चाहे मेरा मन कहे कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, फिर भी मुझे आगे बढ़ना है और उन सभी वादों को पूरा करना है जो मैंने अपने आप से किए हैं, जो मैंने इस दुनिया से करी है। और मरने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है, बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करना है, और ऐसा मैं करके रहूँगा। ये यहाँ पे कवि कह रहे हैं। तो ये थी बहुत ही खूबसूरत कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक कविता में अगले वीडियो में। धन्यवाद।